हमारे देश में फॉरेन कंट्रीब्यूशन को लेकर के हमेशा से ही एक बहस रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि विदेशों से प्राप्त जो धन है, जो चंदे के रूप में विभिन्न प्रकार के एनजीओज, रिलीजियस ट्रस्ट और ऑर्गेनाइजेशंस या दूसरे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को मिलता रहा है, उससे देश में कई तरह के सामाजिक, धार्मिक और अन्य कल्याण से जुड़े कार्य किए जाते रहे हैं। लेकिन विदेशी धन जब आता है तो अपने साथ संसाधन के ज़रिए तो जुटाता ही है, अपने साथ-साथ विदेशी हस्तक्षेप और प्रभाव दोनों लेकर के आता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि विदेशी धन का दुरुपयोग न होने पाए, राष्ट्र की एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता पर किसी तरीके का खतरा न पैदा होने पाए और देश में जो सामाजिक कल्याण के नाम पर, विकास के नाम पर एनजीओज़ के द्वारा जो योजनाएँ चलाई जा रही हैं या जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनका देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों के विरोध में इस्तेमाल ना हो, तो विदेशी धन को विनियमित करने की आवश्यकता है, उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। और इस लिहाज से 1976 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उन्होंने आपातकाल के दौरान विदेशी चंदा का विनियमन करने के लिए एक कानून बनाया, जिसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट कहते हैं। उसके बाद 2010 में इसमें एक बड़ा बदलाव किया गया और अभी सरकार ने फिर से एफसीआरए बिल संसद में पेश किया था, जिसको लेकर बड़ा हंगामा हुआ और उस शोर-शराबे और विरोध के बाद सरकार ने उसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी जेपीसी को सौंप दिया। क्या है ये पूरा मसला? इसी को हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे आसान और सरल शब्दों में। देखिए, विदेशी अंशदान को लेकर भारत में कोई बहस नई नहीं है। विदेशी धन सामाजिक सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, राहत और धार्मिक गतिविधियों के लिए उपयोगी संसाधन उपलब्ध कराता है। किंतु इसके साथ-साथ विदेशी प्रभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप और राष्ट्रीय हितों पर भी इसके संभावित प्रतिकूल या अनुकूल प्रभाव पड़ सकते हैं। इसी के साथ-साथ ज़रूरत इस बात की है कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, 26 और 300 ए, ये जो हमारे संविधान में प्रावधान मौलिक अधिकार और राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300 ए में दिया गया है, उससे जुड़े हुए मुद्दे भी इस बार के एफसीआरए बिल को लेकर के चर्चा के केंद्र बिंदु में हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने नोएल हार्पर बनाम भारत संघ 2022 में कहा था कि विदेशी अंशदान प्राप्त करना कोई पूर्ण या निरपेक्ष मौलिक अधिकार नहीं है और संसद को यह अधिकार है कि विदेशी अंशदान के प्रवेश, उपयोग और प्रवाह को राष्ट्रीय हित में नियंत्रित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 एक नागरिकों को संघ और संगठन बनाने का अधिकार जरूर देता है, किंतु इससे किसी संस्था को विदेशी स्रोत से असीमित धन प्राप्त करने का अधिकार नहीं मिलता या फिर देश में उस धन का दुरुपयोग करने या राष्ट्रीय हितों के विपरीत इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं मिल जाती। कोई संस्था अपना सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक अथवा परोपकारी कार्य जरूर जारी रख सकता है, लेकिन विदेशी धन प्राप्त करना वैधानिक शर्तों के ही अधीन होना चाहिए। इसी प्रकार इंडियन सोशल एक्शन फोरम बनाम भारत संघ 2020 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विदेशी अंशदान के राजनीतिक प्रभाव को नियंत्रित करने की प्रक्रिया को कानूनन सही माना था और इसलिए आज जब एफसीआरए बिल को लेकर के इतना हंगामा है, बहस है, विरोध है, तो इसमें अनुच्छेद 300 ए के तहत यही कसौटी भी लागू होगी कि संपत्ति से वंचित करने की जो प्रक्रिया है, वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ही होनी चाहिए। यानी किसी को भी उसकी संपत्ति से केवल कानून सम्मत प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है और यहाँ तो संसद ही स्वयं ये कानून बनाकर प्रक्रिया का निर्धारण कर रही है, तो इसका परीक्षण करना होगा सर्वोच्च न्यायालय को और हमारे न्यायालयों को देखना होगा कि इस कानून का उद्देश्य कितना वैध है और यह प्रक्रिया कितनी न्यायपूर्ण, तर्कसंगत और विधि सम्मत है। इसी तरीके से एक अन्य मुद्दा भी है कि धार्मिक संस्थाओं के संदर्भ में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार अनुच्छेद 25 और 26 में प्राप्त हैं, किंतु धार्मिक स्वतंत्रता भी वित्तीय नियमन से पूर्णतः मुक्त नहीं है। यदि कानून का उद्देश्य धार्मिक आस्था या उपासना को नियंत्रित करना न होकर विदेशी अंशदान का नियमन है, तो मात्र संविधान के अंतर्गत आपको संघ संगठन या धार्मिक कार्य करने की जो छूट हासिल है, उससे आप देश के सामाजिक ताने बाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते।
एफसीआरए विदेशी दान को विनियमित करने वाला कानून है। इसके तहत एनजीओ, ट्रस्ट, शैक्षणिक और धार्मिक संस्थान विदेशी योगदान पाने के लिए उन्हें पंजीकरण कराना पड़ता है, जिसे 5 साल के लिए किया जाता है और उसके बाद उसका नवीनीकरण किया जाता है। आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2026 तक करीब 14,449 14,449 सक्रिय एफसीआरए रजिस्ट्रेशन थे, जबकि 22,498 22,498 एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए थे और 15,212 15,212 समाप्त मान लिए गए। इस तरह से अगर हम देखें तो विधेयक का जो मौजूदा कानून सरकार ने पेश किया है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान एक नामित प्राधिकरण, एक नॉमिनेटेड नोटिफाइड अथॉरिटी बनाने का है। इसके अनुसार जब किसी संगठन का एफसीआरए प्रमाण पत्र रद्द होगा या सरेंडर होगा या नवीनीकरण न किए जाने के कारण समाप्त हो जाएगा, तो उससे विदेशी योगदान और उससे बनी संपत्तियां अस्थायी रूप से इस प्राधिकरण में निहित हो जाएंगी और यदि निर्धारित अवधि में पंजीकरण बहाल नहीं होता तो वे स्थायी रूप से भी इस प्राधिकरण में निहित हो सकती हैं और सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल या बिक्री के लिए भी उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। बिक्री की धनराशि भारत सरकार की समेकित निधि में, संचित निधि में जाएगी और 90 दिनों के अंदर एफसीआरए रजिस्ट्रेशन को अधिकार होगा कि वो जिला न्यायाधीश के समक्ष इसकी अपील कर सकते हैं। लेकिन इन तमाम प्रावधानों के बीच जो बहस है वो ये है कि सरकार का ये तर्क कि विदेशी धन को राष्ट्रीय सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए बेहतर बनाने की आवश्यकता है और विपक्ष इसे दमनकारी बताता है। विपक्ष का मानना है कि नामित प्राधिकरण से उसे कार्यपालिका को अधिक शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी, जो कि दरअसल देश में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो धर्म की स्वतंत्रता है, जो मौलिक अधिकार हैं, जो संघ या संगठन बनाने का अधिकार है, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट में काम करने वाली मिशनरीज एजेंसीज हैं या दूसरे माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, जो कि ट्रस्ट या एनजीओज के जरिए, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो या अन्य दीगर मजहब हो, उनके लिए जो काम करने वाली संस्थाएं हैं, उनकी अपनी अपनी आशंकाएं हैं, अपने अपने प्रश्न हैं। जरूरत इस बात की है कि सरकार इन सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार विमर्श करे और जेपीसी, जिसमें के 31 सदस्य हैं, उसमें विस्तार से उस पर चर्चा हो, विचार विमर्श हो कि क्या उचित है, विधि सम्मत है, फ्री, फेयर, जस्ट, रैशनल, रीजनेबल प्रोविजंस हैं, जिसके आधार पर एफसीआरए का कानून न सिर्फ पास हो बल्कि एक बेहतर कानून बने जो देश की सुरक्षा, संप्रभुता के साथ साथ सामाजिक आर्थिक कल्याण और विकास में सामंजस्य बिठा सके। इसीलिए देखते रहिए हमारा प्रोग्राम और हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। वैद आईसीएस। धन्यवाद।